हेलो। अमन, आर यू देयर? अमन कुमार। स्लोली ज्वाइन कर रहे हैं, उनके पास हो सकता है कि किन्हीं लोग के पास नेटवर्क का भी प्रॉब्लम हो। अमन का एक क्वेश्चन था। अमन, अमन समरियार, यस सर। कुंदन आर। हाँ हाँ, आपका एक क्वेश्चन था बहुत जो है कि बारीकी से उसमें डिफरेंशिएट करने वाला। डिफरेंस बिटवीन क्या था? डिफरेंस बिटवीन परचेज और प्रोक्योरमेंट। प्रोक्यूरमेंट, ठीक ना? देखिए, एक तो जो है कि स्ट्रेटेजिक फंक्शन है, और दूसरा जो है वो प्रोसीजरल फंक्शन है। जैसे कि यदि हम बात करें प्रोक्यूरमेंट का, तो जो प्रोक्यूरमेंट है वो कंसंट्रेट करता है स्ट्रेटेजिक प्रोसेस पे, चाहे प्रोडक्ट हो चाहे सर्विस हो, उसके स्ट्रेटेजिक प्रोसेस कि किस प्रकार से, चाहे वो निगोशिएशन से उसको प्राप्त करना है, रिसर्च से, प्लानिंग से, जो भी हो। लेकिन दूसरा जो परचेजिंग प्रोसेस है, उसका फोकस होता है कि जो प्रोडक्ट और सर्विस है उसको किस प्रकार से हम प्राप्त करें, रेजिंग सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रोसीजर और परचेज ऑर्डर ना। मैं एक आपको शेयर करता हूँ छोटा सा जो टेबल है डिफरेंशिएट के लिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, गूगल से ही मैं उसको ही किया, क्योंकि नोट्स में डिफरेंशिएट शायद नहीं है। एम आई राइट? यस सर। विजिबल है? यस सर, विजुअल है। हाँ। अब देखिए, प्रोक्यूरमेंट, दोनों में डिफरेंस ही है। यहाँ मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा, जरूरत होगा तो। यहीं है प्रोक्यूरमेंट वर्सेस परचेजिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज ना। देखिए, पहला क्या कहता है कि जो प्रोक्यूरमेंट है, एक्टिविटीज रिलेटेड टू एक्वायरिंग गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स और सर्विसेज को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया इसमें होती है वो स्ट्रेटेजिक होती है, चाहे वो निगोशिएशन हो, प्लानिंग हो,
या जो भी सर्टेन रणनीति इसको प्राप्त करने के लिए अप्लाई की जाती है। जो परचेजिंग है वो फंक्शंस एसोसिएटेड विद बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज, तो खरीदना इसमें, तो परचेजिंग डिपार्टमेंट का आप प्रोसीजर परचेज करने का आप समझते हैं कि पहले जो है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट से ऑर्डर प्राप्त किए, ऑर्डर प्राप्त करके बाद फिर कोटेशन लिए, कोटेशन के बाद कंपैरेटिव चार्ट बनाए, उसके बाद तो ये थोड़ी सी जो है कि जो ऑर्डर का जो प्रोसेस है उसको फॉलो करते हुए इसमें परचेज की जाती है। इसमें जो स्टेप्स है प्रोक्यूरमेंट में वो हैपेंस बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर परचेज। ये जो स्टेप्स इसके हैं प्रोक्यूरमेंट के, वो पहले भी हो सकता है, उस प्रोसेस में भी हो सकता है और उसके बाद भी हो सकता है। लेकिन जब हम परचेजिंग की बात करते हैं तो उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, जैसा होलसेल इन्वायरमेंट परचेजिंग में मेंटेन की जाती है। नेक्स्ट जो है पुट मोर इम्पोर्टेंस ऑन आइटम वैल्यू देन इट्स कॉस्ट। जो प्रोक्यूरमेंट होता है उसमें कॉस्ट का नहीं बल्कि जो आइटम की जो वैल्यू है उस पर ज़्यादा फोकस होता है। लेकिन जब हम आते हैं उसमें परचेजिंग में, वहाँ आइटम तो होता है लेकिन वहाँ पर हम ज़्यादा जो है कि प्राइस पर देते हैं, क्योंकि हमारा जो फंड है वो लिमिटेड होता है और हमेशा कहा जाता है कि थोड़ा चीप एंड बेस्ट हो। यानी कहने का मतलब कि बहुत वर्स्ट कंडीशन का भी नहीं होनी चाहिए प्रोडक्ट और बहुत हाई क्वालिटी का भी नहीं, ऐसा हो कि जो हमारा काम चल जाए ना। क्योंकि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ये भी मान लेते हैं कि या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं है उससे अच्छा है कि कुछ होना चाहिए। नेक्स्ट, जैसा कि इन्होंने लिखा है कि रेफर्स टू ए सेट ऑफ टास्क दैट स्पॉट एंड फुलफिल नीड्स। इसमें कहता है रेफर्स टू स्पेसिफिक टास्क ऑफ कमिटिंग एक्सपेंडिचर। यहाँ जो हमारा टास्क है वो स्पेसिफाइड रहता है और यहाँ पर जो है कि कोई स्पॉट्स, कोई नीड्स है, मतलब ऑन उसके जो है उसको फुलफिल करने के लिए इसका यूज करता है जो है प्रोक्यूरमेंट का। तो ये इस प्रकार से आप देखें कि दोनों सेम ही है लेकिन दोनों की जो प्रोसीजर है वो डिफरेंट है और डिफरेंट प्रोसीजर को अप्लाई करके और गुड्स को रिसीव किया जा रहा है। तो अमन, क्या आपको क्लियर हुआ या कुछ और बताऊं? हाँ सर, क्लियर है। एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी कभी इस बार मैं आपके जो असाइनमेंट हो सकता है आज अपलोड कर दूं, जो 4th मैं VCS पर अपलोड करूंगा टेस्ट, उसमें अब इसके बाद मैं ट्विस्ट कर दिया हूं, थोड़ा सा आपके टेस्ट में ट्विस्ट कर दिया हूं कि आप देखिएगा कभी कभी कि कुछ कुछ ऐसे असाइनमेंट और क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में कि 2-4 क्वेश्चन आप देखिएगा कि थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहेगा, या उसमें देखिएगा क्वेश्चन वही है, उसका ऑप्शन चेंज है। बहुत कुछ ऐसा आप देखते होंगे, 2-4 साल का स्टडी कीजिएगा तो। बोलो, कोई किया है? यस सर, देखे हैं। तो मेरा इससे यही है कि जो आगे की जो अपकमिंग 3-4 यूनिट है उसका टेस्ट वैसे लो, उसमें 60% स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो आपके नोट से लड़ सकते हैं और जहाँ से पढ़ के बनाइएगा, और लगभग 40% जो ऐसे क्वेश्चन जो मैं लेक्चर में बोलते बोलते बताता हूँ कि देखिए इसमें ऐसे पूछता है, चाहे इसको इस बार, क्योंकि पहले वाला तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही देते और थोड़ी सी कहीं कहीं रोटेट किया हूँ जहाँ की आपको कंफ्यूजन हो। तो इसका एक ही उद्देश्य है कि आपको हर तरीके से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक ना। और उसके बाद किसी का कोई डाउट है मटेरियल मैनेजमेंट का? सर और क्लियर हुआ सर? जी बोला जा। सैप और ERP सर, ये दोनों सर था ना 2 टर्म, ये दोनों सर वीडियो तो देख लिए सर पर क्लियरली नहीं पता चला है। ओके ओके, एक्चुअली ये थोड़ा सा एक क्या बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है, मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं उसको शेयर कर देता हूँ कैसे ये काम करता है ना। एक्चुअली इसके लिए थोड़ा सा क्या बोलते हैं, कैसे लेक्चर नंबर बोलिए? 39 है सर, एक और एक 40 सर। स्क्रीन विजुअल है?
यस सर। अच्छा, सैप ना? नहीं ना? एक सेकंड। सिविल में भी कुछ कुछ बच्चे काफी लेट ज्वाइन करते हैं ना ये। और सबसे जो बेस्ट बैच मेरा, मैं सिविल को मानता हूँ, उसमें भी लगता है कि धीरे धीरे इंटरेस्ट लगा। मैनेजमेंट सबका अच्छा हो गया लगता है नहीं? में क्या सेक्शन आपको नहीं क्लियर हुआ? कौन सा? सर मतलब पूरा लेक्चर सर देखे तो सर यही पता चला कि सैप सर एक प्रोग्राम है, हाँ बस। और और इसके बारे में कुछ पता नहीं चला सर कि कैसे इसका फंक्शन मतलब वर्क करने का है सर। एआई पे बेस्ड है या कुछ और पे सर बेस्ड? एक्चुअली प्रैक्टिकली तो हम भी नहीं, थ्योरेटिकल ही पढ़े हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए। एक्चुअली हम लोग भी पढ़े नहीं थे, लेकिन ये आप जो समझे हैं वही मैं बताया हूँ लेक्चर में कि यह एक सॉफ्टवेयर है सर, जैसे ईआरपी भी इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट है, ठीक ना? अब ये बताया गया है कि जिस प्रकार से जो कंपनी होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो क्या करते हैं कि आप जैसे मान लेते हैं कि आपको याद होगा कि थर्ड सेमेस्टर में मैंने सारे बच्चों से फीडबैक लिया था, याद है? हाँ सर, फीडबैक लिए थे, हम लोग दिए भी थे सर। और रिटर्न में आप लोग से लिए थे, और मैं ये भी बोला था, सबको इंश्योर कराया था कि कोई स्टूडेंट नहीं समझे कि मेरा निगेटिव पॉइंट बताने से सर का मार्क्स कटेगा। वहीं इस सेमेस्टर में भी सबको देना होगा। मैं जैसे ही 48वां लेक्चर खत्म करूंगा और 7th यूनिट का डाउट लूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको ऑनलाइन ही मांगूंगा कि अपना जरूर दें वहाँ पे, ताकि जो है कि जो थोड़ी बहुत कमियां हैं उसको मैं इम्प्रूव करूँ। एनीवे, अब आप जो समझ पाए हैं कि ये एक एप्लीकेशन है, ठीक ना? और ये एप्लीकेशन जैसे पहले क्या था कि डिफरेंट डिपार्टमेंट अलग अलग थे जो कि एक जगह कोरिलेट नहीं थे। तो आपने ट्राई किया, आपने क्या फीडबैक दिया, उस प्रोडक्ट के बारे में आपने क्या किया, और वो फिर उस डिपार्टमेंट से उनको लेना पड़ता था, ठीक ना? अब इसके माध्यम से क्या किया गया कि सारे सेक्शन को इंटीग्रेट कर दिया गया। जब सारा सेक्शन इंटीग्रेट हो गया तो यहाँ ये अपॉर्चुनिटी हो गई कि वो रियल टाइम एसेस करके पता लगा पाए कि क्या स्टेटस है। जैसे कि देखिए, यह फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेक्शन, कंट्रोलिंग का, एसेट मैनेजमेंट का, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट का, वर्क फ्लो, प्रोजेक्ट सिस्टम, वार हाउस मैनेजमेंट। एक सेकंड, कोई वेट कर रहा है, उसको एंटर कर लेते हैं। ओके, ठीक ना? रोल नंबर से अपना अच्छा नहीं है, ठीक ना? अब ये सिस्टम जो है, ये पूरा जो सिस्टम है प्रोडक्शन प्लानिंग का, मटेरियल मैनेजमेंट का, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, तो ये एक साइमल्टेनियसली एक समय में रियल टाइम एसेस हो जाता है कि हमारे कंपनी में या हमारे इन्वेंट्री में कितना जो है कि प्रोडक्ट बचा है, कितना रॉ मटेरियल्स है, फाइनेंस में जो है कि क्या स्टेटस है, ह्यूमन कैपिटल की कितना रिक्वायरमेंट है ना, देन जो है कि
मेंटेनेंस की कहाँ जरूरत है, क्वालिटी क्या है, ये सारी चीजों को एक जो है कि इसके माध्यम SAP के माध्यम से इंटरकनेक्ट किया गया है। और ये आप जो समझे हैं कि यह एक एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से इंटीग्रेट किया गया है। तो फर्स्ट लाइन में भी मैं शायद यही लिखा हूँगा कि इट इज ए सिस्टम कंट्रोल मैनेजेज इंटायर रिसोर्सेज इन ए कंपनी from manufacturing, financial assets to human resources and logistics management, जो भी हो, the knowledge obtained from SAP is helpful to perform enterprise resources and planning activity। तो ये सारे को इंटीग्रेट करने का एक सॉफ्टवेयर है। अब इसका प्रैक्टिकल का ना तो इस तरह का कोई कंसेप्ट इसमें है और ना ही हम लोग के पास वैसा इंस्ट्रूमेंट है कि हम इसको प्रैक्टिकली दिखा सकते हैं। मे भी देखना पड़ेगा यूट्यूब पे, यदि ऐसा वीडियो होगी तो आप देख सकते हैं कि हाउ इट वर्क। कुंदन, हाँ ठीक है सर। सर सैप तो ठीक है सर कि एक सॉफ्टवेयर बनाने का कंपनी शायद देखे थे तो दे रहा था सर। और ईआरपी सर उसका एक डेटा बेस जो तैयार करता है सर वो होता हाँ, है। ईआरपी इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है। जैसे हमारे कॉलेज में भी जब हम ज्वाइन किए थे 2018 में, तो ईआरपी सॉफ्टवेयर सुने थे कि परचेज हुआ है कॉलेज के लिए। तो फर्स्ट टाइम जब ये सिलेबस उस समय जो है कि प्रोफेशनल स्टडीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप हुआ करता था पढ़ाने के लिए, तो मैं तब जानता नहीं था कि ईआरपी क्या है। जब ये उसके बाद सिलेबस चेंज हुआ, फिर मैं इस पे पढ़ा तो जाना कि ईआरपी का क्या फंक्शन है। तो ये भी क्या करता है कि जो वेरियस डिपार्टमेंट हैं, एक सेकंड में उसको ओपन कर लेते हैं। जैसे ये आप देखिएगा, ये मैं जहाँ से वीडियो लिया हूँ, ये है आपको आईआईटी वहाँ का, रोपड़ का, ये यूट्यूब लिंक दिया हूँ, वहाँ से मैं पढ़ के सारा लिखा हूँ। एक सेकंड थोड़ा सा मैं आपको दिखा लेता हूँ। चल गया नीचे, ये देखिए, ये है ना यूट्यूब का लिंक। तो यहाँ आप देख सकते हैं उन्होंने कुछ कुछ प्रैक्टिकली बताया है, ठीक ना, जहाँ से मैं इसको बनाया। अब बताता हूँ इसको, ईआरपी को देखिए। ये जो प्रॉब्लम था डिसेंट्रलाइज सिस्टम, ये क्या कहलाता है, सेंट्रलाइज सिस्टम ईआरपी एग्जाम्पल। इससे पहले ये सिस्टम था, ये आप देख रहे हैं, ये फिगर मैं वहीं से लिया हूँ। हाँ सर फिगर तो देख रहे हैं ना। ये क्या कह रहा है कि बिफोर ईआरपी का जो डाटाबेस आप देख के सीखे होंगे, ठीक ना, कि इससे पहले ये नहीं था, तो सबका अपना अलग अलग डाटाबेस था। तो इसमें भी जो अब जैसे मान लेते हैं कि हमें कोई रजिस्ट्रार सेक्शन से डाटा लेना है, सपोज दैट इसको रियल टाइम, आपके कॉलेज में ईआरपी नहीं है तो रजिस्ट्रार डाटा लेना है एआईसीटी को देने के लिए, तो हम रजिस्ट्रार सेक्शन से रिलेटेड डाटा वहाँ कंसल्ट करेंगे। फिर जो है कि हमें चाहिए एग्जाम सेक्शन से, तो एग्जाम परीक्षा शाखा में कंसल्ट करेंगे। ऑफिस से रिलेटेड तो ऑफिस में कंसल्ट करेंगे। हॉस्टल से रिलेटेड तो हॉस्टल इंचार्ज के पास कंसल्ट करेंगे। जगह उसका बना हुआ है, क्योंकि ईआरपी नहीं था, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है, जहाँ एक जगह डाटा है और इसका हम रियल टाइम पर एक्सेस कर सके। तो जैसे ही ईआरपी को इंट्रोड्यूस किया गया, तो ये देखिए एक डाटाबेस बन गया, देख रहे हैं ना। अब जिन लोगों को भी इनको एक्सेस करना हो, इससे रिलेटेड कि इन्वेंटरी क्या स्टेटस है, तो इन सारा डाटा जो है आप यहाँ से प्राप्त एक जगह सोर्स। तो यही इंटर जो है ईआरपी के इंट्रोडक्शन के बाद वो चीज आसान हो गया कि हमें डिफरेंट जगह डाटा के लिए नहीं करना पड़ेगा, बल्कि एक जगह है जहाँ से उसके रियल स्टेटस को हम एक्सेस कर सकते हैं। हाँ सर क्लियर तो हुआ सर, समझ में आया सर कि ये एक तरह का ऑनलाइन कुछ प्रोग्राम जैसा है जहाँ जो डाटा को एक्सेस कर सकता है। देखिए बात प्रैक्टिकल हम भी नहीं किए हैं, शायद अभी चल रही है सब कॉलेजों में लगाने के लिए, और मैं भी लग जाए तो वहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि रियल टाइम एक ऐसे डाटा को ये करता है, तो हम लोग भी। और यही बात तो यूट्यूब पर भी इसको देखकर हम लर्न कर लेंगे हम लोग कि रियल फंक्शन कैसे करता है। तो थ्योरी हो गई, जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो थ्योरिटिकल हो गया, प्रैक्टिकल इससे थोड़ा डिफरेंट हो सकता है।
एक सेकंड में तो रिकॉर्डिंग भी भूल गया करना आपको, लाइट भी कट गया। अब मैं अटेंडेंस पर ये कर देता हूँ, जरूरत पड़ा तो फिर मोबाइल से मैं ज्वाइन कर लूंगा। अच्छा, दूसरा बताइए। हाँ कुंदन, आपको हुआ सर क्लियर? हाँ क्लियर हुआ सर सब कुछ। और सर सैप और ईआरपी में सर डिफरेंस है एग्जाम में। ये क्वेश्चन अभी तक कोई दो सेशन से क्वेश्चन रेडी नहीं किया था एग्जाम में, है ना? लेकिन आ सकता है, तो शायद डिफरेंस दोनों में लिखा हो कहीं, आप देखे होंगे तो। हाँ हाँ है सर, है सर। सर क्या पूछ रहे थे, ईआरपी का और कंपनी सैप के अलावा? हाँ है, बहुत सारा है, 4 और कंपनी है, लेकिन सबसे फेमस सैप ही है। सैप ही जो था ना, वो सबसे पहले आया था ये ईआरपी को लेकर के, इसलिए सबसे फेमस वही है। हाँ करण, क्वेश्चन आप तो रिपीट कीजिए, क्या था आपका? बैक ऑफ कंसर्न के बारे में क्या होता है? बैक ऑफ ओके, किसमें था? डिफरेंस था ईआरपी में। यार बैकअप सिस्टम है ना, दिख रहा है स्क्रीन? लाइट ऐसा मेरा इलेक्ट्रिक में खराब होगा कि 1 मिनट भी इलेक्ट्रिक नहीं देता है लाइट कटने के बाद। तो आगे आपके कंप्यूटर विजुअल है ना? इसमें देखिए कौन है, एक सेकंड बड़ा करता हूँ। अच्छा, बैक ऑफिस फंक्शन इट ऑटोमेट्स बैक ऑफिस फंक्शंस यूज्ड बाय डिफरेंट बिजनेस यूनिट एज होल। जैसे ये था सिस्टम कैसे बैक ऑफिस फंक्शन करता है। इससे पहले जो है कि जितने डिपार्टमेंट या सेक्शन थे, उनको कहाँ ईआरपी से पहले कहाँ विजिट करना पड़ता था। यदि मान लेते हैं इसकी जरूरत है ऑर्डर डिपार्टमेंट का जो डाटा क्या है, तो यहाँ विजिट करेगा, यहाँ पे विजिट करेगा ना। यस। अकाउंटिंग सेक्शन से रिलेटेड कुछ डाटा इनको चाहिए, यहाँ विजिट करेंगे। परचेजिंग डिपार्टमेंट से डाटा चाहिए तो यहाँ विजिट करेंगे। और होलसेल हाउस जो है से रिलेटेड डाटा चाहिए, यानी
इनको जो है कि हर व्यक्ति मतलब हर डिपार्टमेंट के पास विजिट करना होता है। अब बैक फंक्शन कैसे करता है कि जब जो भी यहाँ पर आ गया इस सेक्शन पे या फिर इंट्रोडक्शन के बाद, तो अब इन सारे लोगों को जगह जगह विजिट नहीं करना है। अपना जिस से रिलेटेड इनको ये सारे से रिलेटेड डाटा की जरूरत होगी तो यहाँ से देख सकते हैं। ऐसे मतलब जैसे कि वहां पर डिफरेंट डिपार्टमेंट, क्लियर है आवाज? एक सेकंड फैन ऑफ कर देते हैं। हेलो। हाँ yes। हाँ सर, आवाज क्लियर। हाँ क्लियर है ना? आप फैन ऑफ कर दिए। हेलो। हाँ yes। अब देखिए तो यस yes सर। सर आवाज। ईआरपी से पहले क्या था कि उनको जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड डाटा की जरूरत थी वहां विजिट करना पड़ता था। अब बैक फंक्शन की तरफ कैसे काम कर रहा है, क्योंकि सबका डाटा सबके पास, कैसे सबके पास, इनको एक्सेस करना है, चाहे वो इन्वेंट्री से रिलेटेड डाटा, परचेजिंग से रिलेटेड डाटा, तो यहाँ पर विजिट करेंगे क्योंकि सब इंटर रिलेटेड है, कोरिलेटेड है सब। तो उनसे उस सेक्शन में जाकर उनसे रिलेटेड वो डाटा देख सकते हैं। उसी प्रकार जैसे मान लेते हैं कि जैसे हमारे कॉलेज में पहले अभी बताया ना, जैसे हमने पूछा था कि अब एग्जामिनेशन से भाई कितने स्टूडेंट फेल है, कितने पास है, कितने प्रमोटेड है, परीक्षा शाखा में जाइए। अच्छा, रजिस्ट्रार सेक्शन में कितने नाम बता लिए हैं, कितने का चल रहा है, कितने की हुई, रजिस्ट्रार सेक्शन में जाइए। हॉस्टल में कितना स्टूडेंट रह रहा है जो क्लियर है, कितना ऐसा स्टूडेंट है जो हॉस्टल खाली कर चुका है तो हॉस्टल डिपार्टमेंट में। तो इस प्रकार से हर डिपार्टमेंट के जो है कि मैनुअली डाटा लेना पड़ेगा आपको। ये क्या कर दिया कि इंटीग्रेट कर दिया, बैक की तरफ इस तरीके से फंक्शन कर रहा है कि हर चीज आपको एक जगह मिल जाएगा। तो इसलिए इसको बोला गया है यहाँ पे कि इट ऑटोमेट्स बैक ऑफिस फंक्शन इन बाय डिफरेंट बिजनेस यूनिट एज ए होल। जितने भी सर मतलब क्या है कि सारा डेटाबेस एक जगह स्टोर हो गया तो बाकी का जो ऑफिस फंक्शन है वो जो थोड़ा बहुत फाइल को इधर उधर ट्रांसफर करने में लगता था वो तो ये हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ क्लियर हुआ। सर तो इसको तो हर गया चीज सर। अपडेट करना पड़ता होगा सर कि क्या स्टेटस है पूरा आप सिस्टम का सर। बिल्कुल बिल्कुल अपडेट करना क्या है, आप एक डेटाबेस चीज तो आप नहीं नहीं ऑटोमेटिकली अपडेट होता है। ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे आप देखिएगा कोई एग्जाम्पल कि मान लेते हैं कि एग्जाम्पल बीसीएस आप सब लोग विजिट करते हैं, हम भी विजिट करते हैं, ठीक है। जैसे ही आप कुछ असाइनमेंट डालते हैं तो आप देखता है ना कि वीडियो लेक्चर इतना हुआ इनका और पीडीएफ नोट इतना हुआ। हम तो खुद अपडेट नहीं करते हैं, comment करते हैं, हम तो सिर्फ अपना लेक्चर अपलोड किया वहां दिखाया। अच्छा, यूट्यूब में भी सेम फंक्शन। वहां पर देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया, लाइव अपडेट मैं दिखाता हूँ। जैसे दिखाओ कि क्लियर है। लाइव। अच्छा, मैं यूट्यूब में कैसे लाइव अपडेट होता है और क्या स्टूडेंट रियल में आवाज जो कितना किए नहीं किए ना, ये सारी चीजें जो है लाइव जो होता रहता है। जैसे चैनल में विजुअल। यस सर। अब यस सर। अब इसमें जो है मान लेते हैं कि हम स्टूडियो में गए, अब मैं देखना चाहता हूँ कि रियली वाचिंग हो रही है, वीडियो नहीं हो रही है। ये तो 40 ऐसे ही होता है, आप जैसे लिंक पर क्लिक करो पूरा हो जाएगा। लेकिन लाइव क्या हो रहा है किस तरीके से वहां देखिए कैसे ऐसे, क्योंकि ये भी उस तरह का सिस्टम ही है। जैसे कि आप लोग टास्क मैनेजमेंट याद होगा, फोर्थ सेमेस्टर में पढ़े होंगे। देखिए ना, व्यू से बोल रहा है कि आपकी रैंकिंग यहाँ देख रहे हैं 3 या 10 में से। जैसे ही ये बढ़ेगा, नेक्स्ट क्लास में मैं दिखाऊंगा, ज्यादा नंबर कहीं इस बात करेंगे 10, 8 ये दिखा रहा है 46 नंबर वीडियो का। इसका अभी पुअर है रेटिंग, अभी मैं नहीं देख पा रहा है उसका। ठीक, अब इंप्रेशन वगैरह ये दिखा रहा है। दूसरा चीज एक और मैं दिखाता हूँ।
रियल टाइम अपडेट लाइव दिखा रहा है यहाँ पे। हाँ सर दिखाती है सर। अब देखिए ये जैसे ही कुछ बढ़ेगा तो अच्छा, और देखिए ये व्यू, ये क्या है, वाचिंग टाइम, ये टोटल चीज रियल टाइम आपको दिखा रहा है। तो यही चीज है उसमें, जैसे ही आप कुछ एक्टिविटी करते हैं तो उनका रियल टाइम फ्लक्चुएशन कहाँ अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, ये डाटा उनके पास आएगा। इससे वो डिसाइड करेंगे व्हाट आई हैव टू डू। वो मार्केट डाउन है, अप है, डाउन है, ऐसा क्यों है? वो चीज उनको रियल टाइम में दिखेगा और उसके अकॉर्डिंग वो रिफॉर्मेटिव या जो भी स्टेप्स उनको लेना रहेगा वो लेते हैं। क्लियर हुआ करण? Yes, sir. Yes. इस तरीके से वो ईआरपी और सेट के माध्यम से। और रही बात प्रैक्टिकल, तो जब आप कंपनी या इंडस्ट्री में जाइएगा तो वहाँ आपको ये चीज मिलेगी जहाँ की आप डाउट क्लियर कर पाएंगे, दे पाएंगे ना। और मैं देखता हूँ यदि कोई उस तरह का वीडियो मिलता है किस तरीके से प्रैक्टिकली ईआरपी और सैप वर्क करता है तो आई विल शेयर। ओके सर। या आप लोग को मिले तो आप कहीं शेयर कर देना यूट्यूब पे। अरे यूट्यूब पे करें मेरे पास। नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन? सर एक दिन एग्जाम में कैसे लिखा जाता है उसको बतला रहे थे, तो भाग गया, उसको बता दीजिएगा। अच्छा मैं अभी बता दूंगा उसको ही, उस सारा चीज। अभी और किन्हीं का कोई क्वेश्चन है मटेरियल मैनेजमेंट से? सर हाँ सर मेजर रीजन फॉर अडॉप्टिंग ईआरपी है ना, उसमें रिड्यूस इन्वेंटरी एक बताए थे, वो बता दीजिए कैसे। ओके ओके। अभी please। अच्छा इसके ऊपर में था ना? ये है क्या? नहीं तो ग्रोसरी है, ग्रोसरी को डिस्कस नहीं करता। सर लेक्चर 40 है। अच्छा लेक्चर 40 तो वो पता चलेगा ना। इसमें है, इसमें इसी में सर नीचे मेजर रीजन लिखा हो। अच्छा रिड्यूस इन्वेंटरी ना। यस सर। अच्छा ये क्या करता है ना कि जैसे क्या बोल रहा है कि मेजर रीजन फॉर अडॉप्टिंग ईआरपी। ईआरपी में जैसे रहा है कि इंटीग्रेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, चाहे एक कस्टमर ऑर्डर इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करता है। उसी प्रकार जो इन्वेंट्री का रिड्यूस कैसे किया कि यदि मान लेते हैं इन्वेंट्री यहाँ हम उस मोड में लेते हैं जैसे कि यदि हर डिपार्टमेंट में की जो एक्टिविटीज है उससे रिलेटेड डाटा हर डिपार्टमेंट रख रहा है और उससे रिलेटेड डाटा के साथ साथ उसकी इन्वेंट्री क्या बोलते हैं जो उस डिपार्टमेंट का मतलब जहाँ भी जो वार हाउस है, जो इन्वेंट्री है वहां से कितना प्रोडक्ट होकर गया, यानी एक हिसाब से इसको जो फोर है ना, 1 2 3 4 डिफरेंट जगह पे एक स्पेस छिका हुआ है, जो भी है इंस्ट्रूमेंट है, उसको एक हिसाब से ये एक में समाहित कर दिया, जिससे जो स्पेस था जो डिफरेंट जगह पर डिस्पर्स था, फैला हुआ था, वो एक हिसाब से एक जगह आ गया। तो उस कंसेप्ट में इसको बोला गया कि एक हिसाब से इन्वेंट्री को रिड्यूस किया। यहाँ एक सर मतलब जो डेटा है अलग अलग जगह पे उसको इन्वेंटरी बोल रहे हैं। नहीं नहीं, डेटा को इन्वेंट्री नहीं बोल रहे हैं, मतलब जो इन्वेंट्री क्या होता है, एक उसको क्या बोलते हैं,
जहाँ पर जो हमारे जो रॉ मटेरियल प्रोडक्ट जो निकलते हैं उसको एक जगह रखते हैं, तो ये रखते हैं। तो जैसे ये यहाँ पर यदि रखा गया, फिर इसको यहाँ पे रखा गया, तो ये जो सेक्शन है ना, जो यहाँ का मैनेजमेंट देख रहा है, डाटा से रिलेटेड है, ये सेक्शन है जो यहाँ का मैनेजमेंट देख रहा है, ये जो डाटा बैंक है जो ये है, ठीक है। ये फिगर आपको दिख रहा है, यस सर। ईआरपी से है, तो ईआरपी जब इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, तो कहने का मतलब कि ये रख रहे हैं कि यदि इसको मैनुअल तौर पर हम समझ रहे हैं कि मैनुअल तौर पे वहां पर इस तरह का सारा चीज यहाँ रखा गया है, मतलब डाटा से रिलेटेड जो है मैनुअल जो हमारा क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स है उसको वहाँ रखा गया है। उसी प्रकार यहाँ वेयर हाउस से रिलेटेड यहाँ रखा गया है, उसी प्रकार अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड यहाँ रखा गया है ना। उसको एक जगह किया ईआरपी आने के बाद, इसके एंड में एक कंसेप्ट, हालांकि मैं इसको एक बार देख भी लूंगा कि उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है। ये सब मैं वहां से लिया हूँ जो इनका लेक्चर है, लेकिन ये शायद हमको याद है, उसका पहले ही मैंने देखा था जब इसको लिख रहा था तो नहीं बताए थे। फिर भी मैं एक बार देख लूंगा क्योंकि आपको गलत कंसेप्ट न चला जाए नहीं में, फिर नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। जहाँ तक मैं को याद आ रहा है वही चीज है, ठीक है ना। एक जगह इसको कर दिया है, फिर भी मैं देख लेता हूँ, एक सेकेंड। क्या था, हाउ इन्वेंट्री था ना, यस सर। हाउ ईआरपी देखो, an ERP system lets users see in real time exactly how much inventory they have and can be configured to automatically alert them when their stock falls past a certain level. So business save time because they don't need to check a stock level. अच्छा, सॉरी, ये बता रहा है ना कि जैसे आप जो ईआरपी के इंट्रोडक्शन से पहले डिफरेंट जगह आप विजिट करके तो पता करते हैं ना कि भाई आप का क्या है स्टेटस, क्योंकि सारे प्रोडक्ट तो एक जगह नहीं रखे हुए हैं और ईआरपी नहीं था तो उनका रियल टाइम एक्सेस भी नहीं है। तो जब ईआरपी आ गया तो इन्वेंट्री सारे इन्वेंट्री वाले जितने भी है उनको इंटरकनेक्ट कर दिया गया। जब इंटरकनेक्ट कर दिया गया, जैसे ही प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किया, कोई जैसे मान लेते हैं अमेजन पे और जो फ्लिपकार्ट है ऑर्डर किया, तो उसमें से रियल 2 बुक के लिए 2 बुक बाहर आ गया, बताया कि 100 बुक था अभी 98 हो गया, फिर 2 बुक बाहर आ गया, किसी ने ऑर्डर किया, अब बता रहा है कितने। तो इस ये डाटा एक जगह अपडेट होते जा रहा है। उसी प्रकार दूसरी सेक्शन है कॉस्मेटिक्स जो से रिलेटेड है, वहां से भी यदि प्रोडक्ट बाहर गया तो वो भी रियल टाइम में उसको दिखा रहा है कि कितना रिड्यूस हुआ। तो इस प्रकार से जो इन्वेंट्री में जो रियल टाइम जो है कि फिगर वहाँ आ रहा है, इस तरीके से इन्वेंट्री पे रिड्यूस कर दिया, जो कि डिफरेंट जगह हमें विजिट करके स्टॉक पता लगाना पड़ता है। क्लियर हुआ सलोनी? सर मतलब इन्वेंट्री का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का टाइम क्या? हाँ, उसमें भी तो था ना। अब इसमें तो वहाँ विजिट ही नहीं करना है, सारा रियल टाइम अपडेट्स मिल रहा है। इसको पढ़ने से आपको पता नहीं चल रहा है कि यार इन रियल टाइम how much inventory they have and can be configured to automatically alert them, और उनको तुरंत अलर्ट करता है कि अब देखिए इसमें रस है। आप उस ये लेक्चर पढ़े थे ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट, याद है आपको? यस सर। उसमें एक ग्राफ था कि ये इन्वेंट्री खत्म हो तभी हमको अलर्ट कर देता था कि हमको यहाँ पर ऑर्डर कब हमको ऑर्डर करना है। हाँ, लीड टाइम उसको बोलते थे। हाँ, लीड टाइम, हाँ सही बोला। तो लीड टाइम वैसे ही यहाँ पर आपको तुरंत अलर्ट बोलेगा, 10 तक फिक्स किया गया कि जैसे ही
10 से इन्वेंट्री कम करता है, आप तुरंत उसको अलर्ट करेगा कि ये जो है कि इसको या तो प्रोडक्ट करके उस इन्वेंट्री में इसको बढ़ाइए, या जो भी परचेज करना है तो परचेज करके इसको यहाँ फुलफिल कीजिए, क्योंकि उतना उनको मेंटेन रखना है ताकि कस्टमर उनका रेगुलरली उस प्रोडक्ट को प्राप्त करते रहें। सर क्लियर हुआ नहीं बाकी और यस सर, समझे। हाँ ये है, मैं भी हमको भी ध्यान है। थैंक यू फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। बोलते हैं इंटरेक्शन और अच्छा क्वेश्चन आता है दिल से। नेक्स्ट नेक्स्ट किन्हीं का है, फिर मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। देखो ये भी दिया हुआ है इम्पोर्टेंस में। ये आप देख रहे हैं फिगर जो दिया हुआ है, यस सर। फिगर में आप देखिए कि कुछ लगा हुआ है ना जगह जगह पे सारा चीज। क्या लिख रहा है? मीन्स एक्यूरेटली नोइंग टॉप लेवल कंपनी एट एनी टाइम। हालांकि हम लोग प्रैक्टिकल इसमें तो नहीं था, नहीं तो प्रैक्टिकल थोड़ा सा और अच्छा आ जाता शायद ये देखते तो। हाउ ERP रिड्यूस इन्वेंट्री कॉस्ट, इसी सेंस में उसको यूज किया गया है। और कोई क्वेश्चन? बोलो कोई। फिर में आएंगे क्या कारण अभी लगता है। Yes, हाँ क्या है जस्ट कोई क्वेश्चन वगैरह? शायद हमको लग रहा क्या है बोल टाइम। रहे आवाज आपका कट रहा बोले कि और किसी का कोई है डाउट मटेरियल मैनेजमेंट का? है? मेरा तो पूछ ली। अच्छा अच्छा, लगता है कि अभी तुम लोग को भी टाइम नहीं मिल पा रहा देखने के लिए, नहीं? नहीं सर, चैप्टर 6 तो कंप्लीट कर लिया सर। अच्छा अच्छा। वही step और याद में थोड़ा डाउट रहा था। बाकी तो हम लोग 38 तक डिस्कस हो ही गया था सर। बीच बीच में लिए सर, दो लेक्चर हाँ हाँ हाँ, दो दो करके लिए थे उस समय। एक सेकंड में अटेंडेंस अभी तक नहीं किया, कर देता हूँ अटेंडेंस पे। अच्छा हाँ, अब क्या बताना था आप लोग को? क्वेश्चन ना रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट करना भूल गया था। क्वेश्चन बताना था ना, अभी आप लोग को टाइम है ना? हाँ सर, टाइम है सर। लेकिन तुरंत मेरा दूसरा क्लास का है, मैं थोड़ा सा जल्द ही इसको निपटाऊंगा। अ, कितना आप लोगों को मैं क्वेश्चन दे चुका हूँ अभी तक? 2 मिनट है। सिर्फ दो ही मिला है? हाँ सर, 2 ही मिला है। ओ अच्छा, देखता हूँ। और कुछ ये दिख रहा है क्वेश्चन? यस सर। ये लग रहा है कि पुराना है क्या सिलेबस? एक सेकंड में देखता हूँ तो। कोड किसका है? 1680 का है। जैसे यही क्वेश्चन है, ठीक। मेंशन एनी 3 डिफरेंट डिफरेंस बिटवीन ऑटोक्रेटिक लीडरशिप एंड डेमोक्रेटिक लीडरशिप। कितने नंबर का है? 4 नंबर का। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब ये पहले लिखी है, इसमें
डायरेक्ट स्टूडेंट क्या कर देता है, डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया तीनों डिफरेंस से, वो ठीक है। एक लाइन जरूर ऊपर लिखिए, व्हाट इज लीडरशिप। एक लाइन ऊपर क्या लिखना है, व्हाट इज लीडरशिप। लीडरशिप। ये माइंड में आपको आना चाहिए। व्हाट इज नहीं लिखना है, लिखना है कि जो भी है कि लीडरशिप का डेफिनेशन की द एबिलिटी ऑफ समवन टू इन्फ्लुएंस द पीपल टू फॉलो देम, ठीक। उसके देयर आर फ्लोइंग डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोक्रेटिक लीडरशिप एंड डेमोक्रेटिक लीडरशिप। फर्स्ट, यदि आप उस तरह से कंपैरेटिव करके लिखना चाहते हैं तो वैसे लिखिए, तो टेबल बनाकर, जैसा कि अभी हमारा क्वेश्चन जो अमन था दिखा है उसमें कैसे लिखा हुआ है प्रोक्यूरमेंट का। तो उसमें आप इसमें जब लिखिए तो टेबल करने पर भी जैसे जो ऑटोक्रेटिक होता है वो थोड़ा सा निरंकुश बिना किसी के मशवरा से, बिना किसी राय के डिसीजन लेता है। तो डेमोक्रेटिक लीडर होता है वो थोड़ा सा बात मानता है और सबको फॉलो करते हुए उनकी जो है कि जो इससे उनकी जो इच्छा होती है उसको ध्यान में रखकर देता है। दूसरा है कि ये जो ऑटोक्रेटिक वो निरंकुश होता है, उसके मतलब किसी भी अंकुश एक हिसाब से नहीं होता। प्रजातंत्र वाला लोग पार्टिसिपेटिव नेचर का होता है, जो सबके साथ मिलजुल और किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। और दूसरी चीज जो है कि जो निरंकुश है उसमें क्या होता है कि वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव गुण होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव की मैं जो हूँ, मैं जो करता हूँ वही करो, कुछ नहीं है। दूसरा इसमें जो है, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव में इसमें जो है कि क्या बोलते हैं, एक शब्द आता है इसके लिए ध्यान नहीं आ रहा है, इनका जो है कि पार्टिसिपेटिव और एक मिलनसार नेचर के होते हैं कि नहीं, हमारा अस्तित्व सभी लोगों के साथ लेकर किसी डिसीजन पर पहुंचेगा। तो इस तरीके से आप तीन डिफरेंस मेंशन कीजिए ना। इस प्रकार हम देखें कि उपयुक्त निरंकुश नेतृत्व और प्रजातांत्रिक नेतृत्व में ये सर्टेन डिफरेंसेज हैं। नेतृत्व में अंतर है जहाँ की उन पे किसी प्रकार का नियंत्रण निरंकुश नहीं रहता, जबकि प्रजातांत्रिक जो है कि वाले व्यक्ति पे नियंत्रण भी रहता है और साथ ही साथ वो सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं। तो कहने का मतलब है कि जितना लैंग्वेज जो भी लिखिएगा कभी ये ध्यान रखिएगा कि जैसे अभी जो नोट्स लिखा हूँ वो ध्यान नहीं रहता है ना, याद रहेगा आपको। जो क्लास में आप पढ़े हैं, जो लिख के आप सुने हैं, जो चीज है वही याद रहती है, बाकी चीज तो लगभग भूल जाता है, रटा रहता है। तो इसलिए उसके समझ को आप रखिएगा और वो बेटर होता है, आंसर भी अच्छा होता है। और मैं ये बता रहा था कि जो 2-3 पार्ट में होते हैं, जैसे देखिए यहाँ आया ना, पार्ट इज लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का मैं डेफिनेशन जो दिया हूँ वही बताना है, वही लिख देना है व्हाट इज लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद एक्सप्लेन इन ब्रीफ, फिर एक लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का डायग्राम दीजिए, किस प्रकार से इसमें हायरार्की फॉलो होती है और किस प्रकार लाइन एंड स्टाफ बोथ जो है कि मिलकर ऑर्गेनाइजेशन को सही से रन कराते हैं। बस इतना है। तो मुश्किल से मतलब आप 4 नंबर में पूछेगा तो उसमें मतलब 4 ही पॉइंट लिखना है, ज्यादा नहीं लिख सकते हैं। नहीं, जितना कहेगा उतना लिखना है। तो बोल दिया ना कि इतना ही बोला है ना। हाँ तो उतना तो बोला है, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं लिख सकते हैं उसमें। एक्स्ट्रा लिखोगे तो मीनिंग नहीं ना, आपके पास टाइम है, तो टाइम मैनेजमेंट करना रहता है। सब क्वेश्चन पता चले कि आप ढेर लिखने में लग गए, कुछ क्वेश्चन छूट गया तो हो जाता है। वो नहीं सही लिख पाता स्टूडेंट। आप अच्छे से लिखो ना, उसको प्रॉपर गैपिंग होनी चाहिए, प्रॉपर जो है कि उसका क्या बोलते हैं कि पेन जो दोनों साइड मार्जिन होना चाहिए, राइटिंग थोड़ा सा सुंदर होना चाहिए, टाइम को मैनेज करो और अच्छा कंटेंट होना चाहिए। पहले तो नहीं होगा, उतना टाइम तो लग ही जाता है। नहीं सर, मेरा मैक्सिमम पेपर में हो जाता है, पहले ही हो जाता है। मैनेजमेंट में टाइम लगता है, ध्यान रखना है, थ्योरेटिकल पेपर है।
ये क्योंकि इसमें हाँ जैसे पढ़ने में खाली थ्योरी सुनते हैं उस प्रकार से। और जैसे देखो डिफाइन ट्रेनिंग है तो ट्रेनिंग को डिफाइन कर दिए 2 लाइन में, ज्यादा नहीं, इसका 2 मार्क्स होगा। एंड डिस्क्राइब अबाउट वेरियस टाइप ऑफ ट्रेनिंग। अब उसके बाद जो है कि जो डिफरेंट टाइप्स का ट्रेनिंग में वहाँ दिया हो उसको यहाँ बस लिख देना है। तो ये सेक्शन क्या करता है, स्टूडेंट की डिफाइन ट्रेनिंग छोड़ दिया है, वो सेक्शन खुद डिस्क्राइब कर रहा है। और जब हम लोग कॉपी चेक करते हैं तो ये देखता है कि बच्चा हर सेक्शन को कवर करने की कोशिश किया है कि नहीं किया है। क्या क्लियर हुआ? कोई और बाकी कुछ बोलता नहीं है, बोलो। क्लियर तो हुआ सर। ये वो सर कि इतना ही पता चल गया। और अभी ऐसा नहीं कि जो है कि लास्ट ही है, जब भी जरूरत पड़ेगा हम जो है कि लास्ट एग्जाम के फल तक दे लूंगा। और फिर जो मैं क्वेश्चन दूंगा उसमें भी यदि डाउट रहता है तो वो भी डिस्कस कर सकते हो, सामूहिक रूप से मैं डिस्कस करूंगा। और हो सकता है कि आज अपडेट कर दूं शाम तक इसी पे, ठीक ना? 4 यूनिट का सर। 4th यूनिट का। ठीक है सर। हाँ, और ठीक है। अब मैं अब क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा मैं ट्विस्ट करूंगा, थोड़ा तो लोग को और टेढ़ा बनाने के लिए ना। ठीक है सर, हम लोग तैयार हैं। चलो वेरी गुड, यही मैं चाहता था। अच्छा, और जो मेरी निगेटिव पॉइंट्स जो रिकॉर्डिंग से रिलेटेड है, कंटेंट से रिलेटेड है, उसका लिस्ट बना के सब लोग रखना। जैसे मैं एक फॉर्म दूंगा सब स्टूडेंट भेजेगा, ठीक ना? ओके सर। हाँ, उसमें भूल जाना कि सर मार्क्स काटेंगे, क्योंकि आपकी फीडबैक ही हमें निखार लाएगा। जैसा कि आप लोगों ने बहुत, और अच्छा जो स्टूडेंट अच्छा से क्लास करता है उसी का फीडबैक भी, क्योंकि वो हर तरह से टीचर को भी एंगल से जज कर पाता है, वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। जैसा एक स्टूडेंट सिविल का ही हमें दिया है, तो मैंने उसको देखा, तो मैं सोच रहा हूँ कि मार्क्स लेवल पर मिले तो उससे मैं डिसाइड कर पाऊँ कि रियली क्या है वीकनेसेज, और फिर नेक्स्ट आपके बैच के लिए इम्प्रूव करूं। जैसा कि आप लोगों ने 3rd सेमेस्टर में बताया, फिर मैंने उसको इम्प्रूव किया। 5th में पूछा तो बोला कि सर इट इज ओके। तो फिर एंड करें ना? हाँ ठीक है सर। सर और थैंक यू बता रहे Yes, थे सर 22 तारीख वाला को, और हाँ, सर पहले 22 तारीख का मैं बोल रहा था कि 22 तारीख का संडे को ले लूं क्या क्लास? हाँ ले सकते हैं, ले कोई लीजिए प्रॉब्लम। सर। 22 मैं किया हूँ, कभी भी उसको रीशेड्यूल करूंगा तो मैसेज चल जाएगा आप लोग को, क्योंकि सिर्फ सिविल का बच रहा है। तो उसके लिए 22 तक, और थोड़ा ट्रेनिंग 21 से उम्मीद है कि हम लोग का चलेगा। एगो SAR सार कुछ है करके, तो उधर बिजी हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि देखते हैं 21 को, जिस दिन आप लोग से पूछ लेंगे और मैं ले लूंगा। हो सकता है सुबह 9 से 10 में फ्री रहते हैं आप लोग? हाँ सर, हम लोग तो फ्री रहते हैं। हम लोग हमेशा फ्री रहते हैं। ठीक ठीक, तो 9 से 10 में उसको हम शेड्यूल कर लेंगे, देखते हैं कभी। अभी 22 से ही रहने देते हैं, उसके बाद मैं कर लूंगा ना, आप लोग को इन्फॉर्मेशन भी दे दूंगा। चलिए ठीक है, तो एंड करते हैं। हाँ ठीक, थैंक यू सर। ठीक है सर। ठीक है। वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम।